जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक 10th का न्यू चैप्टर फिजिक्स लेकर आए हैं, जो कि पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। तो हमें देखना है प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश जो है प्रकाश जो है एक प्रकार का कण भी है और एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबक के अनुसार प्रकाश कण है और फोटोन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। तो क्या प्रकाश में दोहरी गुण देखा जाता है कि नहीं? तो हाँ, प्रकाश में दोहरी गुण देखा जाता है। विद्युत चुंबक के अनुसार प्रकाश कण है और फोटोन के अनुसार तरंग है। दो चीज़ ऐसा है जिसमें दोहरी गुण देखा जाता है। एक ठो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रकाश। इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम प्रकाश की तरह भी कार्य करता है और कण की भी तरह कार्य करता है। उसी प्रकार प्रकाश एक कण की तरह भी कार्य करता है और एक तरंग की तरह भी कार्य करता है। तो क्या प्रकाश में दोहरी गुण देखा जाता है? तो हाँ, प्रकाश में दोहरी गुण देखा जाता है। हालांकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय के रूप में एक कण है, लेकिन इसे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी यह गति करती है तो ऐसे ही गति करती है। प्रकाश के गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी यह गति करती है तो ऊपर नीचे ही गति करती है। यानी प्रकाश जो गति करती है कैसे करती है? तो अनुप्रस्थ रूप से करती है। कैसे करती है? अनुप्रस्थ रूप से ही गति करती है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी वह गति करती है तो इस रूप में ही गति करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। जिस कारण यह निर्वात में भी गति कर सकती है। सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश की चाल को हम शीशे दिखाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतना होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश की चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से प्रकाश के कई सारे नियम होते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला है प्रकाश के परावर्तन। हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है। तो किसी चीज़ को लौट कर वापस आ जाना ही परावर्तन कहलाता है। किसी चीज़ को लौट कर वापस आ जाना ही परावर्तन कहलाता है। जैसे में हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय हम लोग बॉल से खेला करते थे। जैसे एगो बॉल होता है, उस बॉल को हम नीचे मारते हैं धरती पर, तो धरती से टकरा कर वापस आ जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। सेम कंडीशन, हम पानी ले लिए और पानी में हम बॉल को मारेंगे और मारने के दौरान बॉल जो है अंदर हिल जाएगा, तो इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम एक पानी लेते हैं, पानी की बाल्टी लेते हैं और पानी के बाल्टी में हम बॉल को मारेंगे, तो मारने के बाद वो बॉल जो है वो अंदर चला जाएगा। इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन वही टकरा कर वापस आ जाता तो इस क्रिया को हम परावर्तन कहेंगे, और हिल जाएगा तो अपवर्तन कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और यदि हिल गया तो इस क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे जब हम फेस देखते हैं तो हमारा फेस दर्पण पर जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने के दौरान पुनः हमारी आँखों पर पड़ती है।
पुनः हम देख पाते हैं, किसके कारण? परावर्तन के कारण। तो दर्पण में क्या है? परावर्तन की अपवर्तन, परावर्तन। क्योंकि जब हम दर्पण देखते हैं तो हमारा जो फेस जो होता है उस दर्पण से टकरा कर पुनः हमारी आंखों पर आती है। क्यों? दर्पण के कारण, परावर्तन के कारण। जब परावर्तन होगा ही नहीं तो हम पुनः अपनी प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे। यदि कई जगह क्या होता है, शीशा का दरवाज़ा दिखाई देता है, तो शीशा के दरवाज़ा में क्या होता है, इधर वाली भी वस्तु और इधर वाली भी वस्तु, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, जिस कारण हम दोनों तरफ की वस्तु को हम देख पाते हैं। तो क्या ये परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन इसलिए होगा क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाता है। यदि पार नहीं करता तब परावर्तन होता। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, उसके दिशा में जब परिवर्तन होता है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अब परावर्तन को हम थोड़ा अच्छा से समझने के लिए हम एक तल खींचते हैं और तल के नीचे हम कलई कर देते हैं ताकि परावर्तन हो। कलई नहीं करेंगे तब अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश जो है इसको हम अच्छे से समझने के लिए बीच से एक काल्पनिक मध्य रेखा खींच देते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। प्रकाश जो है जितना डिग्री के एंगल के साथ आती है उतना ही डिग्री के एंगल के साथ जाती है। आने के किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और जाने के किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश जितना डिग्री के एंगल के साथ आई है उतना ही डिग्री के एंगल के साथ जा रही है। अच्छा, एक बात बताएंगे, आने वाला एंगल ए होगा या आने वाला एंगल बी होगा? तो आने वाला एंगल बी होगा। आने वाला एंगल बी इसलिए होगा क्योंकि हम अभिलंब इसलिए खींचे हैं, जब भी हमें एंगल काउंटिंग करना है तो अभिलंब के नज़दीक वाला करना है। तो अभिलंब के नज़दीक में ए है कि बी है? तो अभिलंब के नज़दीक में बी है, इसीलिए इसका एंगल बी होगा। अब बताइए, जाने वाला एंगल 1 होगा कि जाने वाला एंगल 2 होगा? तो जाने वाला एंगल 1 होगा। कभी भी हमें एंगल लेना है तो अभिलंब के नज़दीक वाला ही एंगल लेना है। अब यहाँ से पूछता है जी आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ये सब के सब सिंपल है। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के जो कोण होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी जितना डिग्री के एंगल के साथ आई है उतना ही डिग्री के एंगल के साथ जाएगी। अब यहाँ से पूछता है जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण